Good morning, students. Myself Rajeshwari Devi Rathore, Assistant Professor in Department of History. हमने अपने पिछले वीडियो में नेपोलियन बोनापार्ट किया था और नेपोलियन बोनापार्ट का हमने जो है दूसरा भाग किया था कि नेपोलियन प्रथम कौंसिल के रूप में और नेपोलियन बोनापार्ट के आंतरिक सुधार। आज हम नेपोलियन का तीसरा भाग ले रहे हैं, नेपोलियन सम्राट के रूप में। नेपोलियन ने अपनी लोकप्रियता का लाभ उठाते हुए 1802 में सीनेट से यह प्रस्ताव पारित करवा लिया कि नेपोलियन को आजीवन कौंसिल के पद पर नियुक्त किया जाता है और उसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करने का भी अधिकार होगा। लेकिन नेपोलियन आजीवन कौंसिल के पद पर नियुक्ति से संतुष्ट नहीं हुआ। 1804 में नेपोलियन ने उसके अधीन कार्य करने वाली सीनेट में यह प्रस्ताव पारित करवाया कि नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया जाए। फ्रांस की जनता ने बड़े असाधारण बहुमत से नेपोलियन को सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया था। नेपोलियन ने 18 मई 1804 को फ्रांस के सम्राट की उपाधि धारण की तथा 2 दिसंबर 1804 को नोत्रे दाम के कैथेड्रल में एक भव्य समारोह में नेपोलियन का सम्राट पद पर राज्याभिषेक किया गया। नेपोलियन का साम्राज्य 10 वर्ष तक चला, 1804 से 1814 तक। इस युग को नेपोलियन के युग के रूप में जाना जाता है। नेपोलियन की तुलना सिकंदर और सीजर के साथ भी की जाती है। अब इसमें हम ले रहे हैं पहला, ग्रेट ब्रिटेन के साथ संघर्षात्मक मनस्थिति 1803 से 1805। इंग्लैंड एवं फ्रांस के मध्य 1802 में किया गया अमीन्स का शांति समझौता 1 वर्ष तक ही चल पाया। 1803 में दोनों देश युद्ध के लिए पुनः आमने सामने आ गए। दोनों देशों के मध्य वैमनस्य का मूलभूत कारण दोनों देशों की साम्राज्यवादी आकांक्षाएं थीं। ब्रिटेन अपनी नौसैनिक क्षमता एवं व्यापारिक समृद्धि के कारण यूरोप में एक बड़ी शक्ति बना हुआ था। नेपोलियन जानता था कि ब्रिटेन को परास्त किए बिना यूरोपीय महाद्वीप में फ्रांस की सर्वोच्चता स्थापित कर पाना मुश्किल होगा। इटली, स्विट्ज़रलैंड एवं हॉलैंड में नेपोलियन की प्रसारवादी गतिविधियों को देखकर ग्रेट ब्रिटेन ने मई 1803 में फ्रांस के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। नेपोलियन ने इस घोषणा का स्वागत किया क्योंकि वह भी इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की तैयारी में लगा हुआ था। उधर इस काल में नेपोलियन की सेनाएं थल क्षेत्र में महत्वपूर्ण विजय प्राप्त कर रही थीं। तभी अक्टूबर 1805 में नेपोलियन को यह दुखद समाचार मिला कि ट्रैफलगर अंतरीप, जो कि स्पेन के दक्षिणी तट के पास अवस्थित था, के निकट हुए एक नौसैनिक युद्ध में एडमिरल नेल्सन के नेतृत्व में इंग्लैंड के जहाज़ी बेड़ों ने फ्रांस एवं स्पेन की सम्मिलित नौसैनिक टुकड़ी को बुरी तरह परास्त कर दिया है। इस नौसैनिक पराजय ने नेपोलियन की इंग्लैंड विजय की आशाओं पर कुठाराघात कर दिया। नेपोलियन युग में इसके बाद ब्रिटेन की नौसैनिक श्रेष्ठता को कोई गंभीर चुनौती नहीं मिल पाई। नेपोलियन ने अपना ध्यान समुद्री विजयों से हटाकर स्थलीय विजयों पर केंद्रित कर दिया। नेक्स्ट है फ्रांस के विरुद्ध तृतीय संयुक्त गठबंधन 1805। फ्रांस के विरुद्ध इससे पूर्व बड़ी शक्तियों ने 2 बार संयुक्त गठबंधन का निर्माण किया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई थी। 1805 में इंग्लैंड के विलियम पिट जूनियर के प्रयासों से फ्रांस के विरुद्ध एक तृतीय संयुक्त गठबंधन अर्थात थर्ड कोएलिशन का निर्माण किया गया। इस गठबंधन में शामिल होने वाले देश थे ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस एवं स्वीडन। उधर नेपोलियन ने इस गठबंधन के निर्माण के बाद हतोत्साहित होने की बजाय अधिक आक्रामक रुख अपना लिया और उसने गठबंधन की शक्तियों को अलग अलग युद्धों में बुरी तरह पराजित किया। अब इसमें पहला है ऑस्ट्रिया की पराजय 1805। सबसे पहले नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया से युद्ध क्षेत्र में मोर्चा लेने की योजना बनाई। प्रशिया फ्रांस के विरुद्ध तृतीय संयुक्त गठबंधन में शामिल नहीं हुआ था। नेपोलियन ने प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विलियम तृतीय को हनोवर का क्षेत्र देने के बदले में ऑस्ट्रिया और फ्रांस के भावी युद्ध में उससे तटस्थता का आश्वासन ले लिया।
नेपोलियन ने इंग्लैंड पर आक्रमण करने का विचार त्याग दिया और इंग्लिश चैनल के तट पर जमी अपनी 7 सैनिक टुकड़ियों को डैन्यूब नदी की ऊपरी घाटी की ओर से जाने के आदेश दिए। उधर ऑस्ट्रिया की सेना अपने मित्र राष्ट्र रूस की सेना की प्रतीक्षा किए बिना ही जनरल मैक के नेतृत्व में डैन्यूब नदी की ऊपरी घाटी में स्थित बवारिया के प्रांत में इकट्ठी हो गई थी। वहां ऊम नामक स्थल पर जनरल मैक ने ऑस्ट्रिया की सेना को जमा दिया था। ऊम का युद्ध 20 अक्टूबर 1805। जनरल मैक को पूरी आशा थी कि नेपोलियन काले जंगल के रास्तों से निकलकर वहां आएगा। नेपोलियन ने मैक को भ्रमित करने के लिए अपनी कुछ सैनिक टुकड़ियों को काले जंगल के रास्ते में भेज दिया, लेकिन अपनी बड़ी सेना को वह इंग्लिश चैनल के तट पर अवस्थित बोलेग्नो के कैंप से चुपचाप ले गया और अधिक लंबा मार्ग तय करते हुए उसने मैक की सेना पर पीछे से आक्रमण कर दिया। नेपोलियन ने 20 अक्टूबर 1805 को ऊम के युद्ध में हतप्रभ जनरल मैक एवं उसकी सेनाओं का बड़ी शीघ्रता से बोरिया बिस्तर समेट दिया। नेपोलियन ने आगे बढ़ते हुए बड़ी सहजता से वियना पर कब्जा कर लिया। ऑस्ट्रिया का राजा फ्रांसिस वियना छोड़कर भाग गया। नेक्स्ट है ऑस्टरलिट्ज का युद्ध 2 दिसंबर 1805। 2 दिसंबर 1805 को जब नेपोलियन के राज्याभिषेक की पहली वर्षगांठ थी, ऑस्टरलिट्ज के युद्ध में उसने ऑस्ट्रिया एवं रूस की संयुक्त सेनाओं को परास्त कर दिया। यह नेपोलियन की सबसे प्रमुख विजय थी। दोनों तरफ से सैनिक बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन नेपोलियन के कुशल नेतृत्व तथा उसके सैनिकों के अद्भुत जोश ने विपक्षी सेनाओं की धज्जियां उड़ा दी। नेक्स्ट है प्रेसबर्ग की संधि 26 दिसंबर 1805। ऊम एवं ऑस्टरलिट्ज के युद्धों में ऑस्ट्रिया की पराजय का एक तात्कालिक परिणाम ये हुआ कि ऑस्ट्रिया को तृतीय संयुक्त गठबंधन की सदस्यता से अलग होना पड़ा। 26 दिसंबर 1805 को नेपोलियन के निर्देश पर ऑस्ट्रिया को फ्रांस के साथ प्रेसबर्ग की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया को वेनेशिया का क्षेत्र इटली के राज्य को देना पड़ा, जिसका राजा नेपोलियन था। इसके बाद से ऑस्ट्रिया नहीं बल्कि फ्रांस एड्रियाटिक समुद्र की मुख्य शक्ति बन गया। नेक्स्ट है जर्मनी का पुनर्गठन। नेपोलियन के हाथों से जर्मनी के छोटे छोटे बहुसंख्यक राज्यों के संगठन एवं पुनर्गठन का कार्य संपन्न हुआ। नेपोलियन ने जर्मनी के बड़े राज्यों को नई राजतंत्रात्मक इकाइयों में बदल दिया। बहुत से छोटे एवं लघुतर राज्यों को बड़े राज्यों में मिला दिया। जर्मनी के राज्यों का यह संगठन एवं पुनर्गठन नेपोलियन के बाद भी चलता रहा और इसने 19वीं शताब्दी में जर्मनी के राष्ट्रीय एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। नेक्स्ट है प्रशिया पर विजय 1806-1807। प्रशिया का राजा फ्रेडरिक विलियम तृतीय साम्राज्यवादी विस्तार की आकांक्षाएं संजोए हुए था। फ्रेडरिक ने नेपोलियन को अल्टीमेटम दिया कि वह दक्षिणी जर्मनी के क्षेत्र से फ्रांसीसी सेनाओं को हटा ले। नेपोलियन द्वारा प्रशिया की बात पर ध्यान नहीं देने पर प्रशिया ने 1806 में फ्रांस के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। नेपोलियन की सेना प्रशिया की सेना पर बरसात के बादल की तरह फट गई तथा जेना एवं ओरेस्टेड नामक स्थानों पर 1806 को लड़े गए युद्धों में प्रशिया की सेना की करारी पराजय हुई। नेपोलियन ने प्रशिया के विभिन्न क्षेत्रों में ध्वंस मचाते हुए प्रशिया की राजधानी बर्लिन तथा उसके बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है रूस का पराभव 1807। नेपोलियन के समक्ष अब रूस एक बड़ी शक्ति के रूप में बचा था। नेपोलियन की सेना का रूस की सेना के साथ प्रथम मुकाबला ईयलाउ के युद्ध 7-8 फरवरी 1807 में हुआ। यह बड़े भीषण रक्तपातपूर्ण युद्धों में से एक था जो अनिर्णित रहा, लेकिन नेपोलियन की सेनाओं ने फ्रेडलैंड के युद्ध में 14 जून 1807 को रूस की सेनाओं को एक करारी मात दी। नेक्स्ट है तिलसित की संधि 7 जुलाई 1807। तिलसित नामक स्थान पर नीमन नदी के बीच बांधे हुए
एक बेड़े पर नेपोलियन तथा रूस के ज़ार अलेक्जेंडर प्रथम के मध्य शांति वार्ता की शुरुआत हुई। अलेक्जेंडर को यह संकेत दे दिया गया कि वह फिनलैंड एवं तुर्की साम्राज्य के क्षेत्रों पर अपनी इच्छा अनुसार कब्जा कर सकता है। दूसरी ओर अलेक्जेंडर ने नेपोलियन द्वारा किए गए तथा भविष्य में किए जाने वाले उन सभी परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया जो पश्चिमी यूरोप, इटली तथा जर्मनी से संबद्ध थे। नेक्स्ट है नेपोलियन का चरमोत्कर्ष। तिलसिट की संधि ने फ्रांस के विरुद्ध तृतीय संयुक्त गठबंधन को समाप्त कर दिया तथा नेपोलियन को यूरोपीय महाद्वीप का स्वामी बना दिया। तिलसिट के पश्चात का एक वर्ष नेपोलियन के साम्राज्य के चरमोत्कर्ष का प्रतीक है। नेपोलियन अब यूरोपीय महाद्वीप का अधिनायक था, इतिहास के किसी भी सम्राट की भांति। नवंबर 1799 के दिन से जब नेपोलियन ने डायरेक्टरी के शासन का उन्मूलन किया था, 1808 के समय तक नेपोलियन की कहानी युद्ध एवं शांति की विजयों की एक भव्य श्रृंखला है।